Hello guys, this is Vaibhav from Vaibhav Financials, and today we are going to cover a topic. The topic name is mutual funds or self-investing. So let's begin. So guys, why do we need this topic? हमको ये topic क्यों चाहिए? To understand which one suits to our requirement. ठीक है? किस पर्सन को क्या चीज़ बेटर सूट करता है ये जानने के लिए हम ये टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. हाउ टू डिसाइड विच वन सूट्स अस बेटर. सो अब हम जानने जा रहे हैं, ठीक है ना. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे लिए म्यूचुअल फंड सही है या फिर सेल्फ इन्वेस्टिंग सही है. तो सबसे पहला फैक्टर है रिस्क एपेटाइट. ठीक है. अब बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, बहुत लोगों का मिस रहता है कि उनको अपना कैपिटल सेफ रखना है, या बहुत लोगों का रहता है कि कैपिटल पर भले ही थोड़ा मोड़ा रिस्क बढ़ जाए लेकिन उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा मिलना चाहिए. तो फिर ये डिसाइड कर सकता है आपका कि आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो या फिर सेल्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो. रिस्क एपेटाइट. सेकंड है डिवोशन ऑफ टाइम. ठीक है ना. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिवोशन ऑफ टाइम. कौन कितना टाइम डिवोट कर सकता है रिसर्च पे. ठीक है. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई जॉब पे है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो सीधे सीधे सी बात है कि आप रिसर्च नहीं कर सकते हो ज़्यादा. ठीक है. ठीक है. तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है. ठीक है. और मान लो कि आप डेली का 1-2 घंटा निकाल सकते हो फंडामेंटल रिसर्च के लिए, तो फिर आप सेल्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हो. दोनों के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान है. ठीक है. और थर्ड टॉपिक होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया होता है कुछ लोगों का. फ़ी एंड टैक्सेस. देखो, फ़ी एंड टैक्सेस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं. ठीक है. तो म्यूचुअल फंड में हमको एक फ़ी देना रहता है. ठीक है ना. उसका सर्विस चार्ज बोल सकते हो, कन्वीनियंस फ़ी बोल सकते हो. ठीक है. तो फिर एक छोटा सा हिस्सा में फ़ी के तौर पे हम लोग को पे करना रहता है. ठीक है. 2%, 2.5% कुछ ऐसा फ़ी रहता है. लेकिन उसके बाद जब आपका मिस ये म्यूचुअल फंड का जो भी आपका मिस मेजॉरिटी रहेगा, ठीक है, जो भी टाइम इंटरवल के लिए आप पैसा डाल रहे हो, ठीक है, जब पैसा निकालोगे ना तो उस पर आपको अलग से टैक्स भी पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सेल्फ इन्वेस्टिंग करते हो तो फिर जो फ़ी का पार्ट है ना, फ़ी का पार्ट आपके ऊपर है. ठीक है ना. कौन सा ब्रोकर चूज़ करते हो, क्या चीज़ करते हो, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो एक फ़ी एंड टैक्सेस भी एक क्राइटेरिया हो सकता है. ठीक है. 2 से 2.5% जो ये फ़ी का चार्ज हमें लगता है ना बहुत ही कम में से ऐसे बोलने से लगता है, लेकिन आगे जाके जब हमारा फंड का साइज़ बड़ा जब होता है तो फिर 2 से 2.5% भी बहुत बड़ा अमाउंट एक होता है. ठीक है. तो गाइज़ चलो अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. ठीक है. तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है वन वे ऑफ इनकम डेट इज़ कैपिटल अप्रिसिएशन. ठीक है. मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में शेयर खरीद रहा है किसी कंपनी के. ठीक है. या फिर मीन्स कोई बॉन्ड खरीद रहा है. ठीक है. या कोई मीन्स हो सकता है मीन्स ये कोई भी चीज़, कोई एसेट खरीद रहा है आपके बिहाफ में. ठीक है. तो फिर जैसे कि शेयर्स वो खरीदा है तो शेयर मीन्स वो कंपनी डिविडेंड आपको देगी. ठीक है ना. मीन्स आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप तो ओनर नहीं हो उस शेयर के ना डायरेक्टली. उस शेयर या उस मीन्स बॉन्ड का जो डायरेक्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है, वो है म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी. ठीक है. जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो वो म्यूचुअल फंड उसका ओनर है, आप ओनर नहीं हो. आप सिर्फ उस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किए हो. ठीक है ना. आपका पैसा वो म्यूचुअल फंड में उसमें लगाए रहे. ठीक है. तो फिर देखो, यहाँ पर 2 तरीके से आप पैसा निकाल सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पर लिखा गया वन वे ऑफ इनकम. ठीक है ना. 2 तरीके हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से निकाल सकते हो. दोनों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो एट अ सेम टाइम. ठीक है. देखो, फर्स्ट होता है ग्रोथ. ठीक है. मान लो कि आप 30 लाख रुपए 20 साल के लिए प्लान करके डाल दिए है, ठीक है ना, किसी म्यूचुअल फंड में. तो फिर 20 साल के बाद उस 30 लाख की वैल्यू जो भी होगी, मान लो कि वो 1 करोड़ रुपए हो गई है या 5 करोड़ रुपए हो गए, तो वो 30 साल के बाद आपको उतना पैसा मिल जाएगा. ठीक है. या फिर सेकंड होता है डिविडेंड पे आउट या फिर डिविडेंड यील्ड, जो भी आप बोल सको उसको.
ठीक है ना, कॉमन टर्म में डिविडेंड पे आउट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डिविडेंड पे आउट, ठीक है। वो लोग बोलेंगे कि जैसे कि डिविडेंड पे आउट बोले तो इस म्यूचुअल फंड पैसे लगा रही है, ठीक है ना, शेयर्स पे, तो कंपनी जो भी डिविडेंड आपको दे रहा है वो डिविडेंड आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस प्रोवाइड कर रहा है, उस वो है डिविडेंड पे आउट। लेकिन ये चीज़ गलत है। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है, ठीक है, कि जैसे कि आपने वही 30 लाख रुपए डाला, ठीक है, 20 साल के लिए डाल दिया आपने, ठीक है, तो उस 30 लाख में से आप डिसाइड करोगे कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए, ठीक है। आप हर महीने 20,000 रुपये मान लो निकाल रहे हो, तो वो डिविडेंड पे आउट है, ठीक है। और आप उस ना जैसे कि हर महीने 20,000 रुपये निकाल, ऐसा सैलरी इस वो हो गया, ठीक है ना, फिक्स इनकम टाइप का वो हो गया, जब तक कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक आपको वो पैसे मिलते रहेंगे 20,000 रुपये। तो ये हो गया, ठीक है। आप अगर चाहोगे कि आपको सेम टाइम पे डिविडेंड पे आउट भी मिले और आपका ग्रोथ भी होते रहे, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आप चुन सकते हो यहाँ पर, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। हम जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। यू ओन शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड नोन एज नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। आप ना जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड का मैं डिटेल देखोगे तो वहाँ पर एक चीज़ मेंशन रहता है NAV, ठीक है, और वहाँ पर एक अमाउंट लिखा रहता है 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, जो भी नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है ना, वो उस म्यूचुअल फंड का सिंगल शेयर का अमाउंट है, ठीक है। कंपनी के शेयर या कोई बॉन्ड का अमाउंट वो नहीं है, वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के शेयर का अमाउंट है, ठीक है। तो फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी कंपनी के शेयर के डायरेक्ट ओनर नहीं बनते हो, यहाँ पर आप ओनर बनते हो उस म्यूचुअल फंड के, ठीक है ना। उसमें आपको वो म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड आपको कर देगा। मान लो कि आप 10,000 रुपये डाल रहे हो तो, ठीक है ना, और उस कंपनी ये म्यूचुअल फंड का वैल्यू है 1,000, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर 10 यूनिट मिल जाएंगे, मतलब कि 10 शेयर्स आपको उस म्यूचुअल फंड के मिल गए, ठीक है। अगर आप नैव कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप फार्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, ओन्ड बाय म्यूचुअल फंड हाउस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो फिर जितने भी एसेट्स उस म्यूचुअल फंड के पास होंगे, जितने भी शेयर्स जिस भी कंपनी के होंगे, उसका वैल्यू निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने उस म्यूचुअल फंड के पास है ना, ठीक है ना, उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स, ठीक है, उससे डिवाइड कर देगा तो नैव कैलकुलेट हो जाता है आपका। अब देखो नेक्स्ट है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। मान लो कि आप न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, या आप अपना रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कहीं से पता चला कि रिलायंस का शेयर आज गिर गया है, ठीक है ना, या फिर आज गिर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है कि आज मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आज के करंट वैल्यू पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा डाला जाता है तो नेट एसेट वैल्यू जब तक अपडेट ना हो तब तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड किसी जगह शेयर इन्वेस्ट नहीं की है, ठीक है ना। ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका पैसा इन्वेस्ट होना चालू हो गया है कि नहीं, ठीक है। और जिस दिन आप डालोगे उसके अगले दिन से वो पैसा लगना चालू होता है, सेम डे को लगना चालू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप चाहते हो वो शेयर पर्टिकुलर शेयर, ठीक है ना, वो म्यूचुअल फंड के प्लान में वो मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि वो शेयर आपको 98 रुपये से मिल जाए, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी का, ठीक है ना, आज उसका रेट चल रहा है 98, ठीक है। तो फिर अगर आप आज उसमें बाई का ऑर्डर डालते हो ना, आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो पर्टिकुलर, ठीक है, तो फिर कल खरीद आएगा वो आपका, ठीक है ना, वो शेयर म्यूचुअल फंड के पास आज पैसा चलेगा तो कल वो इन्वेस्ट करेगी, ऐसा रहता है। तो हो सकता है कल उस शेयर का अमाउंट बढ़ जाए या और ज़्यादा घट जाए, तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन मनी मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास मान लो कि 50,000 है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं है कि आप मीन्स इक्विटी में 10,000 रुपये डालना चाहते हो, बॉन्ड में 20,000 रुपये डालना चाहते हो, इसमें इतना डालना चाहते हो, ठीक है ना। वो म्यूचुअल फंड हाउसिंग कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका पैसा को कहाँ कहाँ डालना है, और वो डेटा आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर आप इसमें पैसा डालते हो तो आपका पैसा इतने परसेंटेज में यहाँ 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 यहाँ
ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपके पास मनी मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट्स सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है। यह एक सिंगल टाइप का ही होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड रहता है जो सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड रहता है जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड रहेगा, ठीक है ना, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, कोई ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। बहुत कम म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहते हैं जो सभी चीज़ में कुछ कुछ परसेंटेज में ऐसा, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड सेक्टर स्पेसिफिक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर है लो रिस्क फैक्टर, ठीक है ना, ये प्लस पॉइंट है। अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते हो या फिर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हो फंडामेंटल्स पे, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, वो आपका पैसा सही जगह पे लगा देंगे आपके बिहाफ में, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, लॉस होने के चांसेस कम हो जाता है। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म से देखोगे तो लॉस हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मिस लॉस नहीं होता म्यूचुअल फंड में। अगर शॉर्ट टर्म में मान लो कि 6 महीने के लिए आप लगा दिए तो हो सकता है मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आपका पैसा वो इस लॉस में आप उसको बाहर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर पैसा लगाते हो, ठीक है ना, तो कॉमन सी चीज़ है, किसी भी चीज़ की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही है, ठीक है ना। कोई अगर सही चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉफिट होना ही है, कंफर्म है ये, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक, मिस पॉइंट है लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब अगर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, आपको बस इतना है कि आपके पास इतना पैसा है, बस 5,000 रुपये आप डालना चाहते हो हर महीने, या फिर 30 लाख रुपये 50 लाख रुपये लमसम में डालना चाहते हो, और आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, ज़्यादा अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना इस चीज़ पे, ठीक है। आप बहुत बिजी पर्सन हो, जॉब पे जाते हो या प्रोफेशनल हो कोई, ठीक है। तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी म्यूचुअल फंड अच्छी है, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड के बारे में आप रिसर्च करोगे थोड़ी मोड़ी, ठीक है। बस वही हो गया, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आपका काम बस इतना रहता है कि जो भी टाइम में आपने डिसाइड किया उस टाइम पे आप पैसा उसमें डालते जाओ, अगर आपने सिप किया है तो, या फिर लमसम में आप वो पैसा डालते जाओ जब भी आपको पैसा डालना है उसमें, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है इसका, यह है मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप कितना पैसा इसमें मिनिमम डालोगे। मान लो कि उस म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया कि अगर कोई इंसान सिप करता है तो उसे मिनिमम 500 रुपये डालने हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम 500 रुपये ही डाल सकते हो, उससे इसने आपको अगर मैं 400 रुपये डालना है आपके पास सिर्फ 400 रुपये, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर लमसम में अपने पैसा डालने हैं तो 5,000 रुपये मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया, ठीक है, वो इस कंपनी ने डिसाइड किया कि 5,000 रुपये मिनिमम लमसम में लगेगा, तो 5,000 रुपये ही आप मिनिमम डाल सकते हो, उससे कम नहीं। और अगर उससे ज़्यादा डालना है, ठीक है ना, या तो सिप हो जाए या फिर आप लमसम में डालो, ठीक है। तो जितना उसका मिनिमम वैल्यू उसके मल्टीपल में ही इस पैसा आप डाल सकते हो, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो देखो पिछले स्लाइड में हमें जाना था म्यूचुअल फंड के बारे में, अब हम इस स्लाइड में जानने वाले हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके क्या प्रोस है, ठीक है ना, इसके क्या कॉन्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ देखो म्यूचुअल फंड में हमने देखा था कि सिंगल मोड ऑफ, ठीक है ना, सिंगल तरीके से ही आप पैसा निकाल सकते हो, या तो आप डिविडेंड के रूप में उससे ले लो या फिर आप लास्ट में मैच्योरिटी के बाद लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास हर एक चीज़ का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। आप उसके डायरेक्ट ओनर होते हो जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो, एक आपका ग्रोथ, ठीक है। मान लो कि 20 साल के लिए आपने रिलायंस में पैसा डाल दिया, TCS में पैसा डाल दिया, या जो भी चीज़ जो भी शेयर में आपने पैसा डाल दिया, तो 20 साल तक आपने प्लान किया, 20 साल के बाद निकालना आपको जो भी, ठीक है। तो फिर 20 साल के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो तो आपको मिलेगा ही, क्या मिस ये जो भी मिस उसका वैल्यू बढ़ा होगा, ठीक है। तो वो तो आपको मिलना ही है, प्लस उस 20 साल में हर मिस मान लो कि रिलायंस हर क्वार्टर में डिविडेंड मिस बांटता है फॉर एग्जांपल, तो उस 20 साल तक हर क्वार्टर में, ठीक है ना, हर साल के हर क्वार्टर में जो डिविडेंड आपको मिला होगा वो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मतलब कि यहाँ पर दोनों चीज़ आप
ठीक है ना, एक साथ ले सकते हो दोनों का फ़ायदा। ठीक है, ऐसा नहीं कि या तो आप डिविडेंड ले लो या तो आप ग्रोथ करवा लो। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड भी ले सकते हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, देखो अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उसके डायरेक्ट ओनर होते हो उस शेयर के। ठीक है ना, उस कंपनी के आप उस डायरेक्ट ओनर होते हो। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि आप और उस कंपनी के बीच में कोई वो है, कोई बॉडी है। ठीक है ना, वो उसका ओनर है। ठीक है ना, आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने रिसर्च कर रहे हो, आप अपना वो सब चीज़ करके खरीद रहे हो। ठीक है ना, आप डायरेक्टली खरीद रहे हो तो फिर वो शेयर्स आपके नाम से हैं। ठीक है ना, या फिर आप बॉन्ड खरीद रहे हो वो आपके नाम पे आप खरीद रहे हो। ठीक है, कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो वो आपके नाम पे खरीद रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फुल फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, अब देखो मार्केट और मिस मार्केट जब भी चालू है, ठीक है ना, जब भी उसका टाइमिंग मिस वो है, ऐसे इंडिया में जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हर एक ब्रोकर का। ठीक है, 9 बजे से 9:15 तक। ठीक है ना, HNIs के लिए मिस वो टाइम मिस रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, मान लो कि आज कोई ABC कंपनी का शेयर 98 में चल रहा है और आप आज खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो आप 98 पे खरीद सकते हो उसको। ठीक है ना, जो भी आपको मिस प्राइस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, उस प्राइस पॉइंट पे आप मिस वो शेयर खरीद सकते हो, एक उस चीज़ को खरीद सकते हो आप। ठीक है, अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीज़ आपको बेनिफिट वहाँ पर म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस पे मिस जा सकते हो, वेट कर सकते हो। ठीक है, वो ABC कंपनी जब मान लो कि 95 चले गई तब आप खरीद तो 95 पे आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, आपके पास 50 लाख रुपए, आप चाहते हो कि मैं 20% इक्विटी में डालूँ, 20% इसमें बॉन्ड में डालूँ। ठीक है ना, 50% में मैं कोई भी जो बैंक डेट प्रोवाइड करती है उस पर डालूँ मैं। ठीक है, तो फिर आप मिस वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मिस परसेंटेज कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि भाई मिस ये मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ तो इसमें से 20% आप मिस इक्विटी में डाल देना, 20% इसमें डाल देना, 10% इसमें डाल देना, 50% उसमें डाल देना। वो चीज़ आप नहीं बोल सकते हो वहाँ पर, लेकिन वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर वास्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर n नंबर्स ऑफ चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए, n नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, जितने भी शेयर्स आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मान लो कि आप ब्लू चिप में मिस अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो ब्लू चिप है तो उसमें मिस ये 5-6 ब्लू चिप है बस उसी में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक, जितने भी ब्लू चिप्स हैं आप उसमें कर सकते हो, जितने भी स्मॉल कैप के कंपनी से हर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 5 कंपनी हमने छाड़ दी है इसी में आपका पैसा जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, हाई रिस्क फैक्टर। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, टेक्निकल्स अच्छा नहीं है, सही एंट्री आप नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, ऐसे तो लॉन्ग टर्म में 5-10 रुपये का जो मिस प्राइस रहता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका स्टडी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, आपने रिसर्च अच्छे से नहीं की है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट गलत जा सकता है, आपको वो लॉस दिला सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट आपके बिहाफ में नहीं है कि आप उस एक्सपर्ट मिस वो एक्सपर्ट आपका पैसा मिस लॉस हो रहा है तो वो निकाल के कुछ टाइम वेट करेगा, अगर मिस लॉस रिकवर नहीं हो रहा तो फिर वो निकाल के कहीं और डालेगा। यहाँ पर आप ही मिस आपके पास ही पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अगर वहाँ पर लॉस हो रहा है तो मिस बहुत बड़ा लॉस हो सकता है वो, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, और अगर आपके पास सही नॉलेज है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि वो ABC कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो म्यूचुअल फंड, अगर वो ABC कंपनी का नीचे गिर रही है ना, ठीक है, तो फिर वो वेट करते हैं कुछ समय तक कि वो ऊपर जाएगी ऐसा। ठीक है ना, बहुत बार वो 3-3 4-4 महीने तक वेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका वैल्यू जो पैसा करता है वो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है आपके पैसे का वैल्यू वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर वो कंपनी नीचे गिर रही है, कोई बैड न्यूज़ है आपके पास, ठीक है ना, उतना टाइम है, ठीक है ना, बस कुछ बस ना मिनट लगते हैं इस ऑर्डर से निकलने में, आप वहाँ पर तुरंत, ठीक है, उस कंपनी गिरने से पहले अगर आपको न्यूज़ मिल जा रही है, ठीक है, गिरना स्टार्ट हो रही है, उस टाइम पे आप निकल सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपका इस बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मोर टाइम डेडिकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट तो बहुत आपको मिल रहा है, लेकिन आप टाइम कितना दे पा रहे हो, ठीक है ना, उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कितना घुस पा रहे हो आप, कितने डीप उस कंपनी में रिसर्च कर पा रहे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपका में से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है,
और देखो, इसमें कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 रुपये डालो, 5 रुपये डालो, जितना मन उतना डाल सकते हो, ठीक है ना। जितने शेयर्स हैं सब खरीद सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं रहता है। तो गाइस, हमने पहले के स्लाइड्स में देखा कि म्यूचुअल फंड से क्या प्रोज और कॉन्स से, और सेल्फ इन्वेस्टिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स से। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में से बेटर क्या है और क्यों बेटर है। तो अगर आप हर दिन 1 या 2 घंटा, ठीक है ना, फंडामेंटल स्टडीज़ पे टाइम दे सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। कहीं से आप टाइम कट करके अगर यहाँ टाइम दे सकते हो, तो फिर आपके लिए सेल्फ इन्वेस्टिंग सबसे बेटर चॉइस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फुल कंट्रोल आपके पास है, ठीक है ना। जो प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो उस प्राइस पे खरीद सकते हो, ठीक है। अपने फ़ीस को हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। जो फीस म्यूचुअल फंड चार्ज कर रही है उस फीस से बच जाओगे, ठीक है। टैक्स तो आपको दोनों जगह पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तो कारीगर नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो उस पर आपको उसका पोर्टफोलियो का सब डिटेल्स मिल जाएगा कि किसके शेयर में उसने कितना परसेंट डाला है, ठीक है। तो आप उसी चीज़ को इसको देख के, ठीक है ना, उसी उस पैटर्न में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर कोई शेयर आपको ज़्यादा लॉस दे रहा है, ठीक है, तो आप टाइम रहते उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो जो शेयर स्टॉक्स छाटती है ना, वो बेसिकली अच्छी स्टॉक्स ही होती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना फुल रिसर्च कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड से अगर कंपेयर करोगे सेल्फ इन्वेस्टिंग को, तो सेल्फ इन्वेस्टिंग अगर सही तरीके से करोगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और कम लॉस करोगे आप, ठीक है। और इसमें जो डिविडेंड मिलता है वो एक प्लस पॉइंट है कि आप डिविडेंड को एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड्स होता है, ठीक है। जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है वो आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, ठीक है ना। तो चलो, आप आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड्स बेटर है कि सेल्फ इन्वेस्टिंग क्या बेटर है, ठीक है ना। आपको कितना रिस्क लेना है, ठीक है, वो सब चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे, ठीक है। बस अभी तो मैंने जितना समझाया, मुझे लगता है कि आप लोग डिसाइड अब कर सकते हो कि कौन सा चीज़ ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अभी इस स्टेज में होगे कि आप डिसाइड कर सको कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है या फिर सेल्फ इन्वेस्टिंग आपके लिए बेटर है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन और सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप कमेंट पे जाके मुझे सजेशन दे सकते हो या फिर अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। आपको क्या मुझसे डाउट है, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, या फिर आप मेरे अबाउट सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है ना, चैनल के अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर मैंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको बस पूछना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।